एवरीवन। देखो, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में ना, कोई भी एग्ज़ाम, इवन अभी भी मेरे क्लासमेट्स जो है ना, क्लासमेट क्या है या फिर सिर्फ मेरे क्लासमेट की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि केमिस्ट्री ले लिए है, ये दूसरे सब्जेक्ट में भी हो सकता है। हम तो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो देखो, मैं केमिस्ट्री का इस रिलेटेड बात करती हूँ। तो जनरली होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी एमएससी पास हुए हम, तो कोशिश कर रहे हैं जैसे CSIR, नेट, JRF निकालने की। ठीक, इससे पहले ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, तो ग्रेजुएशन के अभी फर्स्ट ईयर में जब थी ना मैं, तभी मैं IIT JAM पहले खुद का ही बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद का स्टोरी बता ही रहूँगी ना, तो लोग रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। देखो, कोई भी स्टूडेंट है ना, अगर वो एग्ज़ाम कोई क्रैक भी कर लिया ना, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो मतलब जैसे जन्म लिया ना, वो जीनियस ही जन्म लिया हो। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही जीनियस होता है। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, वो कहते हैं बच्चा जीनियस, सारे बच्चे जीनियस जन्म लेते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर के साथ जो छेड़छाड़ होता है वो घर में होता है, इन्वायरमेंट में होता है। क्या छोड़ो, ये मोटिवेशनल स्पीकर में नहीं हूँ। देखो, IIT JAM के मैं एग्ज़ाम दी थी। जब ये कॉम्पिटिशन मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा कॉम्पिटिशन था, जब मैं ग्रेजुएशन मतलब UG सेकेंड ईयर में थी मैं उस टाइम। ठीक है, ये एग्ज़ाम MSc में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। सेकेंड ईयर में थी मैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे के ही चली गई थी दिल्ली कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे ये जनरल कंपटीशन जनरली हमारे, देखो मैं बिहार से हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, जनरली लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि लैंग्वेज में लोग पता नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे लैंग्वेज क्या है, उनसे पता नहीं चलता कि तुम बिहार से हो। एनीवे, डिपेंड ये नहीं करता कि कौन कहाँ से है, मैटर ये नहीं है। बात ये है कि UG सेकेंड ईयर में जब मैं एग्ज़ाम दी ना, बहुत जैसे 10th 12th पास की, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। 10th में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा, परसेंटेज 12th में भी। लेकिन अपने यहाँ क्या है ना कि जैसे हम बिहार में पढ़ रहे हैं ना, तो चाहे वो CBSE है या फिर BSE भी है। ठीक है, बिहार में आया तो BSE भी चलेगा, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड। देखो, इसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग से ही हमारी टेंडेंसी क्या है, या कह लें कि हमारी मेंटालिटी वो बन चुकी रहती है। स्टूडेंट कैसे समझेगा, टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते हैं ना, बस वो तुम ये याद कर लो, रटने वाला। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि रट्टू तोता होते हैं। ये सिर्फ इस स्टेट की बात नहीं है, ये हो सकता है अदर स्टेट में भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसके एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं। दूसरे स्टेट में आप होंगे, आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से रिलेट कर सकते हो सकता है आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, पर हमारा कंपेयर टू अदर स्टेट, मतलब जब मैं दिल्ली गई थी पढ़ने, वहाँ जो स्टूडेंट्स आते उनसे मैं खुद का कंपैरिजन कर रही थी। मेरा बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, बेसिक नॉलेज ही नहीं थी। हाँ, चीज़ें मैं ऐसा टर्म था कि अच्छा सर ये पढ़ा रहे हैं, हाँ इस वर्ड को मैंने सुना है, पर होता क्या है, रटी हुई थी। अगर जैसे बात कर रहा हूँ ना लिगेंड की, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन जो आप पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसमें लिगेंड की, तो क्लास में ही मैं बता रही हूँ, ये शायद वो मेरा 3rd या 4th डे होगा क्लास का। स्कूल टाइम से फ्रंट बेंच पे बैठने का आदत था, उस क्लास में भी गई, फ्रंट बेंच पे बैठ गई थी, क्योंकि वो नेट क्लास में। खैर जो भी, तो देखो क्या हुआ था ना, मैं इसका डेफिनेशन तो बता दी। सर बोले कि आप लोगों को पता है लिगेंड क्या होता है। मैं इसका डेफिनेशन पूरे बिंदास मतलब जोश के साथ बताया कि सर मुझे पता है ये होता है। ठीक, लेकिन जो मैं वर्ड्स यूज़ की ना, तो मुझे नहीं पता था कि उसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि सर नेगेटिव डोनेट करेगा, यदि कोई स्पेसिस है नेगेटिव या फिर लॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको लिगेंड कहता है। पर ये नेगेटिव और लॉन पेयर होता क्या है, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। रट लिए थे पर पता नहीं था कि होता क्या है। देखो, सेम वैसे ही अपने यहाँ रटने वाला चीज़ होता है कि ये नेगेटिव लॉन पेयर, इसके बाद लॉन पेयर बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये वर्ड बोलना है, डेफिनेशन टाइप का हो गया। और चूँकि एग्ज़ाम में भी मैं ना 10th और 12th ऐसे ही पास की हूँ, रट के। एक मार्क्स बहुत अच्छे खासे रहते थे, सबको लगता था कि हाँ पढ़ने में बहुत तेज है।
क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाता था, याद हो जाता था मुझे। देखो एक और चीज़, लेकिन जब ये एग्ज़ाम IIT एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दी ना, वही चीज़ मुझे लगा था सिलेबस याद कर लो, पूरा सिलेबस याद है, जितने कॉपी में नोट्स बनाया गया है वो याद है, इसका मतलब पास कर लेंगे। पेपर देने गई, मेरा 1.5 मार्क्स से IIT एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। IIT में मैं छट गई सिर्फ 1.5 मार्क्स से, कोई भी IIT मुझे नहीं मिली। मतलब उस टाइम सच बताऊँ तो जो प्रिपरेशन पूरी रात, मतलब रात के 3 बजे तक पढ़ती थी मैं, सारे लोग, कोई भी पढ़ता था, मतलब वहाँ पर जो एक कंपटीशन वाला माहौल भी बना हुआ था, सारे लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ती थी, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो देखो इतने मार्क्स से छट जाना किसी कंपटीशन में बहुत हर्ट करता है, ठीक। दूसरा चीज़ देखो, एक तो जिंदगी का पहला कंपटीशन, उसमें भी हार गई, घर से बाहर गई थी पढ़ने, नहीं निकला। लेकिन मेरे पापा अच्छे, मतलब वो बोले कोई बात नहीं, होता है, ऐसे ही चलता है, नहीं निकला अगली बार देखेंगे। और मैंने फिर IIT एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि फिर दोबारा मैं इसका तैयारी नहीं कर पाऊँगी, एक ही बार थी, नहीं निकला। ऐसे और अलग अलग कंपटीशन में भी होगा। रीज़न क्या था बताने का पर्पस ये है, देखो कि मेरा बेस ही क्लियर नहीं था। बेस कहने का मतलब कि केमिस्ट्री, अब MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं भाई, ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम है, सीधी सी बात है। वो ग्रेजुएशन और इंटर, वो जितने भी सिलेबस आपने पढ़े उसके बेस पे अप्लाई करवाएगा वो। न्यूमेरिकल एक बार भी 12th क्लास में भी सॉल्व नहीं किए, ग्रेजुएशन तो पूरा गोल ही है। अगर यहाँ पे कह दें हम, जो अभी पता है ग्रेजुएशन और PG पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हमारा VKSU से है। VKSU क्या पढ़ाता है भगवान जाने, ठीक। हाँ, डिग्री लेने के लिए कहाँ जाएंगे फिर हम, सीधी सी बात है, एक डिग्री तो चाहिए ही। अगर मान लो फिर ये अगेन ये CSI और नेट JR, इसका एलिजिबिलिटी ये MSc होना चाहिए आपका, पर MSc करें कहाँ से, ठीक है। जो अपने यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उन्हीं से करेंगे। अगर मान लो मौका नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी से MSc कर लेंगे, कर ली मैं। अब इस एग्ज़ाम से ये तो मेरे माइंड में आ गया कि पहले अपना बेस क्लियर करना है। अब देखो जब MSc में एडमिशन हुआ ना, तो हमारे प्रोफेसर थे जो मेरे क्लासमेट्स थे ना, तो मैम कहते थे तुम लोग को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, MSc क्यों कर रहे हो। पहले देखो थोड़ा बुरा लगता था इस चीज़ के लिए, लेकिन वो लोग भी क्या करें, प्रोफेसर्स जो है वो क्या करें, क्या बताया तुम्हें, वो MSc का तुम्हें सिलेबस पढ़ाए या फिर जो स्टार्टिंग में यूज़, मतलब साइंस जैसे स्टार्ट होता है पढ़ने, केमिस्ट्री के लिए पहले अगर बेसिक देखें तो हमें एटम का ही पता होना चाहिए, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, जो भी। अब बताओ वो MSc में तुम्हें क्या पढ़ा है, एटम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, या फिर MSc का अपना सिलेबस कंप्लीट करें। वो क्या कर सकते हैं, अपना MSc का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच में अब वो जब ये पढ़ाते थे, ये हमें या तो पढ़े भी होते जो स्टूडेंट ना पहले, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छे नहीं स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बाई गॉड मैं सच कह रही हूँ कि मुझसे भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन था और केमिस्ट्री ही नहीं आती थी, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन इच्छा तो उनकी भी है ना कि मुझे भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, पर उसके लिए सब कहते हैं ना कि पहले तुम अपना बेसिक का स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अब बेसिक क्या होता क्या है, बेसिक में क्या पढ़ें, पहले तो ये समझ में आता है कि ठीक है बेस हम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पर ये तो बताओ कि पढ़े क्या उसमें, बेस में क्या आता क्या है। तो देखो वही चीज़ पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं, जो बीत गया वो बीत गया। ऐसा नहीं है कि हमें केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज नहीं है तो CSI या नेट जो है ना क्लियर नहीं होगा। हाँ, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसी वजह से, क्योंकि मैं अपना बेसिक ही सही करती आ रही हूँ, इतने टाइम लग गया मुझे। अगर हमारा, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसे वैसे दोष देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसा है उसी में चलना पड़ेगा। हाँ, अगर बदल नहीं सकते इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम उसी में दब जाए, मतलब कुछ करें ही नहीं, खुद से कर
खुद से मतलब अफोर्ड तो लगा सकते हैं ना खुद से करने का। अब फल मिले ना मिले क्या फ़ायदा, फर्क ही क्या पड़ता है, जो भी है। इतना तो होगा ना कि हाँ अपनी तरफ से हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट रिजल्ट का वेट करेंगे। देखो क्या है, बेसिक में ना पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले स्टार्ट क्या करना था, एटम से। एटम तो पहले हम बात कर लेते हैं एटम की हिस्ट्री का ही, कि मतलब जो इसका स्ट्रक्चर था ना, पहले देख लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम बात करें ना तो पहले आए थे कनाड। ठीक, ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि जो एटम बना होता है ना वो बहुत ही फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम कॉम्पोजिशन है और बहुत ही फाइन पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन्होंने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बताया। उसके बाद आए जे डॉल्टन। इन्होंने कहा कि नहीं, ये फाइन पार्टिकल से मिलके नहीं बने थे, वो खुद ही एक सॉलिड स्फीयर होता है। जो एटम होता है वो सॉलिड स्फीयर होता है। तो उन्होंने इसका सिर्फ कुछ ऐसा दे दिया, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलो ठीक है, स्फीयर तो आ गया। यहाँ पर क्या कहा गया था, फाइन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद देखो जे डॉल्टन के बाद है जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक। अब जे थॉमसन जो थे वो बोले कि स्फीयर तो है, जो इन्होंने अपना रिसर्च किया। अब देखो एक चीज़ और, ये जो रिसर्चेस है ना वो कोई 1-2 साल में नहीं होते, जिंदगियाँ बीत जाती है लोगों की। और यहाँ पर ना क्लास में एक बार ऐसे ही, जनरली कहना तो नहीं चाहिए, पर कुछ हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स होते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि सामने वाला भी पढ़ के आया होगा। वो खुद में ही गजब, मतलब कहते हैं ना कि अपने ही दुनिया में खोए रहो, उस टाइप के होते हैं। क्या आपके आसपास भी होंगे, पर देखो ध्यान मत देना ऐसी चीज़ों पे कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक, अपने पे चलते रहना। तो देखो जे थॉमसन ने क्या कहा, सॉलिड स्फीयर तो है, लेकिन उस सॉलिड स्फीयर को ना कह दिए कि ये एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। ये जो सॉलिड स्फीयर है एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा, और इसके बीच में ना कुछ ऐसे एम्बेडेड पार्टिकल्स कह लो हाँ, जो कि नेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो नेगेटिव है ना, ये इस सॉलिड स्फीयर में जैसे वाटरमेलन होता है ना, तो देखो नेगेटिव जो है एम्बेडेड, ये सेम वैसे वाटरमेलन, देखो क्या बताना चाहती हूँ। वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन तरबूज, वो लाल वाला, अब शायद लाल वाले को तरबूज कहते हैं, खरबूज कहते हैं, जो भी है समझ लेना। वो लाल वाले को क्या है, वाटरमेलन वो लाल वाले को कहते हैं, और बीच में ब्लैक आ जाता है, मतलब उसके बीज जो सीड्स होते हैं। तो जैसे तरबूज में वो सीड्स एम्बेडेड रहता है ना, उसमें धंसा हुआ, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, तो जैसे धंसा हुआ रहता है ना उसके बीच, सेम वैसे ही इन्होंने अज्यूम किया कि जो स्फीयर है वो तो पॉजिटिव है, और जो इसके नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स उसमें जो है वो एक वाटरमेलन में जैसे सीड एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ रहता है, वैसे ही ये भी रहता है। तो इनके हिसाब से ऐसा हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ वो है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड क्या बोले कि यहाँ पर चार्ज का तो पता चला ठीक है, पर ये एम्बेडेड नहीं होते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इसमें रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में चार्ज होता है, ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब देखो बीच में ये पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर बताया। अब देखो फिर जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने कहा, जो जैसे क्वांटम में एक टर्म आता है, क्या था, एनर्जी से रिलेटेड। तो देखो क्या था ना कि अगर कंटिन्यूअस कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है, और एक इसको क्या दे, इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, एक चीज़ ये लिख लेना, न्यूक्लियस, बीच वाले पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस बता दिया।
तो इसमें कहा गया ना कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली किसी चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी जो होगा ना टाइम टू टाइम डिक्रीज करेगा, और टाइम टू टाइम डिक्रीज करेगा तो उसका जो स्पीड है वो भी डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करेगा तो मतलब ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना वो इस न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का क्या मतलब कि यहाँ से ये इसके बीच में चला जाएगा। अब कोलैप्स कर जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, एटम्स जो भी होते हैं वो डिस्ट्रॉय तो होते नहीं है, एज इट इज रहते ही है। तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद है नील्स बोर। नील्स बोर मुझे सिर्फ इनका ही याद है कि ये कब इन्वेंशन जो था वो 1913 में है, और इनका मुझे नहीं याद कि कब था। अगर आप गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा वैसे। ठीक, देखो नील्स बोर जो थे उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल्स तो होते हैं, मतलब नाम अभी नहीं बताया, देखो, पर वो ऐसे जलेबी की तरह नहीं रहते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लिए कि सर्कुलर पाथ होता है, बीच में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस जैसा कि उन्होंने रदरफोर्ड ने भी बताया, उन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस तो होता है, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरह से मूव नहीं करता, एक सर्कुलर पाथ होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग। ठीक, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे सोरेंजर। अभी तक जो भी हम पढ़ते हैं ना कि स्ट्रक्चर बनाना होता है या फिर आगे जो भी एटम के बॉन्ड बनाने हो, जो भी एनर्जी लेवल की बात, तो अभी तक हम यूज़ करते हैं नील्स बोर का ही। हाँ, क्वांटम में जब जैसे आप पढ़ेंगे ना, क्वांटम एक मतलब मैं तो कहती हूँ कि ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। सोरेंजर जो नाम दिया था क्वांटम, एक मिनट, सोरेंजर, ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने कहा, हाँ ये 13 साल बाद, इसका भी याद है मुझे, 1926, 13 साल बाद इसका आया था। तो देखो इन्होंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन इस तरह का ये कुछ भी नहीं है, स्फीयर ठीक है मान लिया हमने, पर ये ना कह रहे हैं कि ये एक तरह से वेव होता है एनर्जीज। इन्होंने वेव के फॉर्म में जो प्रपोजल अपना थ्योरी जो है उन्होंने ऐसे प्रपोज किया इसको। तो कहीं ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, दोनों ही अभी तक थ्योरी जो दोनों की कॉन्सेप्ट्स है अभी तक तो सही मिले हैं, तो इस वजह से दोनों का ही यूज़ करते हैं। ये क्वांटम में आगे फर्दर चलता है। ठीक, हम जो यूज़ करेंगे हर जगह, मतलब अभी तक केमिस्ट्री में जितना भी वो यही यूज़ करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा एटम के स्ट्रक्चर के हिस्ट्री। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब जब यूज हमें ये करना है तो इसमें क्या क्या किसको क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले आते हैं एटम, नील्स बोर के एटम के पास, इसे मिटाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, तो हमने देख लिया नील्स बोर जो साइंटिस्ट उन्हीं के स्ट्रक्चर मतलब जो प्रपोजल उनका था उन्हीं के स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। तो देखो बीच में आया हमारा न्यूक्लियस, पहले बना ले स्ट्रक्चर इसका, फिर बताती हूँ कि किसे क्या कहते हैं। ठीक, देखो ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, साइड में जो है इन्हें कह देते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, अब ऑर्बिट्स को इसे या फिर सेल कह लो, ठीक है, दो है तो एस लगा देते हैं, सेल हो गया। अब एक और चीज़, ये हो गया तुम्हारा एटम का स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ दिस एटम। कंपोजिशन, अच्छा इसमें एक और नाम होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा देते हैं। अच्छा ठीक है, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, कंपोजिशन किसका किसका एटम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब देखो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी और एन से इसको डिनोट कर देते हैं, ये बीच में रहते हैं,
न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो चारों तरफ सर्कुलर पाथ बनाया गया है ना, क्योंकि एक चीज़ और, ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये बस एज्यूम किया गया है कि ऐसा है। इन्होंने भी नहीं बोला था कि ये ऐसा ही है, ये बोले थे बस एज्यूम कर लेते कि वो सर्कुलर पाथ में मोशन करते थे। वैसे एक बात का है तो पूरा साइंस में एजम्पशन पर ही डिपेंड है, ये रियलिटी है। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और जो सर्कुलर पाथ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज़ और, जो ये ऑर्बिट्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं आएंगे। ये भी इसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो पाथ बनाया गया है एक निश्चित डिस्टेंस, अगर न्यूक्लियस से इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन होगा। जैसे अगर आप सोलर सिस्टम की बात करो तो बीच में सन होता है ना, और उसके बाद प्लैनेट्स बने होते हैं, ठीक। तो ये अपने इस सर्कुलर पाथ में ही, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो यहाँ पर जुपिटर है तो यहाँ से इधर उधर चला जाए, वो डिस्टेंस जो है जुपिटर का वो हमेशा वहीं रहता होगा। ज्योग्राफी पढ़े बहुत टाइम हो चुका है, मैं इसमें डिप में नहीं जा सकती कि कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा, मुझे नहीं याद है। देखो एक चीज़ और, हम यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेट, हाँ अगर आपको आता है ना तो आप रिलेट करके देखिएगा, एग्जैक्टली उससे मैच करता है सोलर सिस्टम से। अच्छा एक चीज़ ये देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना, तो इन दोनों को साथ मिला के ना न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कंबाइनली हम इसे न्यूक्लियॉन्स टर्म दे देते हैं। इतना हो गया। अब देखो कंपोजिशन हम जान गए, इसमें और क्या बता दें। अच्छा सेल के नाम देखो, जैसा कि कही मैं कि ये दोनों सेल है, यहाँ पे बताया गया है ना, तो देखो फर्स्ट वाला जो सेल है ना उसको के नाम दे देते हैं, इसमें के एल एम एन, ठीक। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 2 3 4। जैसे मान लो न्यूक्लियस के पास जो आ गया उसको के नाम दे दिए, ये सेल ऑर्बिट जो है इसको के नाम दे दिए, उसके बाद ये जो आया इसको एल नाम दे दिए, फिर अगेन ऐसे ही आएगा, फिर वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, तो के एल एम एन 1 2 3 4 ये हो गया सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेल का ये ऑर्बिट जो है मतलब वही सेल या ऑर्बिट उसके नाम। टर्म सी हो गया। अब देखो एक और चीज, सेल हो गया, अब इसमें बताना क्या रह गया, मैं लिखी हुई तो क्या, इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद क्या बताना है। अच्छा एटॉमिक नंबर और ये सब देख। एक चीज़ और, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना बताती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, कैसे पता करेंगे। एटम का पता होगा ना कि एटम्स जो हैं, एटम्स में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मान लो कार्बन, पहले हाइड्रोजन का ले, एक से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 1, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हो गया। प्रोटॉन की बात करें ना तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, हो गया। अब देखो न्यूट्रॉन की बात करें कि न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स के लिए ना हम क्या करते हैं, मास माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई भी घटा सकते हैं आप इसमें, ठीक। देखो हाइड्रोजन में का मास कितना है, 1 है, मास को ए से डिनोट कर देते हैं, और जेड से उसका एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर हम डिनोट करते हैं जेड से, तो जेड क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखो जेड इसके पास 1 ही है, तो
न्यूट्रॉन का अगर निकालना चाहे तो 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, उसका एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक नंबर 1, ये मास नंबर है, यहाँ लिख देती हूँ मास नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो लेफ्ट में सबस्क्रिप्ट है इसको कहते हैं एटॉमिक सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये जो पैर के पास है ना, इसके पैर के पास इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जो सिर पे लिखा हुआ है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो वो होता है हमारा मास नंबर या मास, वही हाँ मास वैल्यू। देखो एक हो गया, इतना हो गया। अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम कार्बन ले लिए, कार्बन का देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो अगर एग्जांपल हम ले लें कार्बन, सी से डिनोट करते हैं, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास होता है 12। ठीक है, ये याद करना होता है। पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बाद में बताती हूँ कैसे याद करना। इजी भी है, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता ना तो बहुत फास्ट लगता है, बट इतना है नहीं। अगर इसमें हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, मास नंबर क्या 12। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर इसके होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 हो गया। प्रोटॉन की बात करें तो क्या लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, 6। और न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या लिखते हैं हम, मास में से प्रोटॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को घटा दो, तो 12 में से 6 गया, 6 हो गया इसका ओवरऑल। बस इतना ही जानना होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए इतना ही पता होना चाहिए, बहुत है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या सीखना होता है हमें। देखो ये ना लाइन बाय लाइन पहले मैं ना खुद सोच ली कि पहले क्या बताना चाहिए। बेसिक में अगर पढ़ने स्टार्ट करें तो पहले क्या होना चाहिए एक्चुअली। देखो इतना हो गया, कॉम्पोजिशन जान लिए, फिर वो सब। अब नेक्स्ट क्या इसमें होगा, देखो पहले रफ सेट तैयार किया हुआ है कि पहले क्या बताना है, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा। तो SPDF सेल और सबसेल, देखो सेल और सबसेल बताते हैं। फिर जैसे था ना कि सेल कौन कौन से थे हमारे पास, KLMN, यही सेल है हमारे पास, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देना चाहिए तो 1 2 3 4 ऐसे ही दे रहे थे। अब देखो सेल के बाद ना सबसेल, अच्छा सेल या फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिट यही है। अब देखो या दूसरा होता है सबसेल या फिर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ऑर्बिटल सबसेल कौन कौन से होते हैं, देखो S P D F नाम दे दिया गया है SPDF। अब इस ये बताती हूँ कि ये तो पता है कि कहाँ होते हैं, ये कहाँ होते हैं एटम में। देखो बीच में हमारा क्या था, न्यूक्लियस, उसके बाद क्या आया था हमारा सेल, जिसे हम के नाम दे दें अभी भी, ये सेल है। अब देखो सेल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है ना, तो उसमें सबसेल 1 ही होंगे। यदि किसी सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ सबसेल्स होंगे। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ, अरे नंबर नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल। अब के का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इसमें सबसेल एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो ये एस होगा। ठीक है, स्टार्ट इधर से स्टार्ट करते हैं SPDF से। तो देखो इसका सबसेल एक बीच में कहीं आएगा, इसका नाम है S। ठीक है, S ऑर्बिटल कह लो, S सबसेल कह लो। उसके बाद ये हो गया हमारा L। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आएगा। अब चूंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो इसमें सबसेल कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल्स, 2 होंगे।
दो कौन कौन से, एक एस और एक पी होंगे। तो एक एस बना देते हैं पहले, ये हो गया एस, और ये हो गया पी। ठीक है, सेम वैसे ही के के बाद के एल एम, उसके बाद आएगा कहीं एम, एम आएगा ना। तो इसमें एम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 होंगे। अच्छा, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जो ऑर्बिटल्स ऑर्बिट है, सेल है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। पर देखो फर्दर जब इसको और मतलब डिटेल में स्टडी किया गया तो देखा गया कि इसमें सबसेल्स होते हैं इसी में, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना वो इनमें होते हैं। ओवर ऊपर से देखा गया होगा तो लग रहा होगा कि इसमें प्रेजेंट है, फिर डिटेल स्टडी किए डिप में तो उन्हें लगा कि नहीं, इसके सबसेल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये हो गया एस पी डी। ठीक, फिर सेम वैसे ही यही चलता जाएगा, एन के बाद एन आया और इसमें 4 हो जाएंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 हो जाएगा, और 4 में कौन कौन सा, एस पी डी एफ। अभी तक जितने एलिमेंट मिले हैं ना वो एफ ऑर्बिटल तक ना इसमें आ चुके हैं, इससे नेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे इसके बाद भी आता एफ पी डी एफ जी है, एच है, पर अभी इसका यूज में नहीं है। तो देखो इतना समझ में आ गया कि क्या होता है। अच्छा, अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें ना तो एस के लिए 0 यूज करते हैं, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, और क्या, अच्छा ओरिएंटेशन। अब ना इसके शेप की बात कर लेते हैं। देखो एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल्स हैं, अब इसके शेप की बात कर लेते हैं। इतना तो हो गया। अब देखो क्या जानना होता है हमें कि एस पी डी एफ का शेप क्या है। शेप के लिए देखो एस ऑर्बिटल जो है ना इसको कहा गया ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल है तो एक गोला बना देते हैं, ये होता है एस ऑर्बिटल का शेप। अब एक चीज और, इसके ओरिएंटेशंस को देखें। अगर जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने मैथ में, इसको एक्स मान लेते हैं, इसे वाई और इसे जेड, यदि तो स्फीयर का कोई एक निश्चित डायरेक्शन होता है क्या, ओरिएंटेशन की बात करें। स्फीयर में आप कह सकते हैं ये इसका ओरिएंटेशन निश्चित मतलब होता ही नहीं है, तो इसके लिए लिख सकते हैं नो ओरिएंटेशन। कैसे कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है कि जेड डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में है, ये तो ओवरऑल स्फीयर है ना, तो इसमें डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए लिखते हैं नो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये एस के का एस ही रह जाएगा। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, पी ऑर्बिटल आया ना। पी ऑर्बिटल के लिए शेप जो बताया गया वो कहा गया है कि डम्बल होता है, डम्बल। अब डम्बल है तो इस तरह का, इसको कहते हैं डम्बल। ठीक है, अब देखो इसके ओरिएंटेशंस, ये तो 3 तरह से ओरिएंट हो सकता है ना। अगर इससे कहें हम, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया गया है तो देखो ऐसे बन सकता है। अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग है तो उसको कह सकते हैं पी है ना, तो मान लो एक्स डायरेक्शन के अलोंग यदि बना है तो पी एक्स नाम दे देते हैं। इसके 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन। ठीक है, हैविंग 3 ओरिएंटेशंस। पहला, अगर एक्स थोड़ा ऊपर नीचे बने तो चल जाएगा क्योंकि बोर्ड पे बना रही हूँ, बनेगा नहीं। ठीक है, देखो पी एक्स अगर सेम जैसे ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी तो हो सकता था ऐसे, तो अगर वाई डायरेक्शन में है ये तो पी वाई ओरिएंटेशन, इसका नाम क्या देंगे, पी वाई। अगर जेड के डायरेक्शन में है इस तरह से, तो अगर जेड वाले डायरेक्शन में है तो पी जेड। ठीक है,
से आ रहा है, 3 ओरिएंटेशन इसके पॉसिबल है। अब देखो डी, अगर डी ऑर्बिटल की हम बात करें, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि पी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 लोब होते हैं, इतने से इतने पार्ट को ना एक लोब कहते हैं, ठीक है। दूसरा इधर वाला ये 2 लोब हो गया। लोब का स्पेलिंग लिख देती हूँ, लोब क्या है, LOBE, ठीक है, LOBE। अब देखो डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसका शेप जो होता है वो डबल डम्बेल होता है, डबल, ये डम्बेल है, इसी तरह का 2 डबल डम्बेल। अब डबल डम्बेल है तो अच्छा, एक डम्बेल में 2 लोब हैं तो डबल में 4 लोब हो जाएंगे। और 4 लोब है तो देखो ये कैसे एडजस्ट हो सकता है, अगर मान लो x ये y ये x डैश कर देगा, ये y डैश, इतना पता होगा ना आपको। अगर ये इसके नॉन एक्सियल होंगे, अच्छा एक्सियल और नॉन एक्सियल समझ में आ रहा है क्या, अगर एक्सिस पर बने हैं, जैसे ये एक्सिस पे बन रहा है, एक्स का ये जो एरो है उसी पे यदि बन रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं एक्सियल। और यदि ये किसी मतलब एरो कह लें या जिस डायरेक्शन में है वो कोऑर्डिनेट उस पर ना बन के कहीं बीच में बने तो उसको कहते हैं नॉन एक्सियल। अगर इस पर बनता तो इसको कहते हैं एक्सियल, इस लाइन पे और लाइन पे नहीं बन रहा है, उनके बीच बन रहा है तो उसको कहते हैं नॉन एक्सियल। क्या कहते हैं इसको, नॉन एक्सियल, ठीक है, नॉन एक्सियल। तो अब देखो यहाँ पे डी जो है ये किसके किसके फॉर्म बीच में फॉर्म हुआ है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई है, जेड तो परपेंडिकुलर कहीं ऐसे होगा ना इस तरह से, फिर बीच में, तो ये एक्स और वाई, तो इसका नाम दे देते डी एक्स वाई। अब जैसे ये जो चारों लॉब है डी ऑर्बिटल का, ये जो शेप है ये ऐसे भी है, ठीक है। अब देखो एक्स और जेड के बीच भी तो हो सकता है ना। अच्छा ये तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतना पता है ना, तीनों 90 डिग्री के अलॉन्ग ही रहते हैं। तो जैसे मान लो अगर यहाँ जेड कर दे, अगर आप पढ़े होंगे मैथ में ना तो इतना आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है ना तो बस समझ लो कि यहाँ जो y लिखे हैं ना, तो सेम अगर मान लो ऐसे था उसको ऐसे भी तो रख सकते हैं। अगर प्लेन में मान लो x और y है ऐसे रखा हुआ है, फिर इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं। अगर 4 मान लो लोग ऐसे हैं, इस हाथ को ऐसे भी तो कर दिए ना, तो सेम मान लो वैसे ही। अब फिर इधर से हो गया तो मान लो इधर से देखो तो ये प्लेन हो जाएगा, इधर से देखो तो ये प्लेन हो जाएगा। तो इसके बीच में जो लोग आएंगे ना, इसका नाम दे दिया गया डी एक्स जेड, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, वाई और जेड नाम दे देता हूँ, ठीक। इसका क्या नाम देंगे हम, डी जेड वाई, राइट, डी जेड वाई हो गया। इसके 2 ओरिएंटेशन और हैं, ऊपर से मिटा दे, ऊपर से मिटाते हैं, समझ आ रहा हो। ये तो तीनों जो है ना वो नॉन एक्सियल के लिए हैं। एक्सियल वाले यदि बनेंगे तो एक होता है देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम बस जान लो कैसे बना है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये x मान लिया, ये y मान लिया, एरो पर है ना तो इसको कह देते हैं एक्सियल वाला है, ये एक्सियल, ठीक है। फिर एक होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, पहले ये 2 का हो गया, x और y आ गया, फिर z आना है, z आ जाएगा। मान लो ये z वाला एक्सेस है हमारा, हो गया। अब जो x और y है ना वो मिक्स हो गया ना, ऐसे इसके चारों तरफ घूमने
सर्कुलर पाथ बना लेते हैं उसका, सर्कल में मतलब इसको घेर लेते हैं। तो ये जो मिक्सअप होता है एक्स और वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। तो डीजेड स्क्वायर का ना एक कुछ ऐसा शेप मिला है, हो गया। ये हो गया उसके शेप के स्ट्रक्चर्स ये सब। अब इसी वजह से जो एस के लिए ना एक ओरिएंटेशन है तो एक बॉक्स, पी के 3 ओरिएंटेशन है तो 3 बॉक्स, डी के 5 ओरिएंटेशन हुए ना, एक ये डी एक्स वाई, दूसरा डी एक्स जेड, तीसरा डी जेड वाई, उसके बाद ये 4th नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो डी में 5 ओरिएंटेशन है तो 5। सेम वैसे ही एफ ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए देखेंगे तो वो 7 ओरिएंटेशन उसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो 7 है तो उसका एफ के लिए हम 7 बॉक्स बनाते हैं, 3 4 5 6 7। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ इसमें बताना है नहीं, हो गया इतना। तो नेक्स्ट जो समझना होगा आपको, अब इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ना एटम्स का वो एटॉमिक नंबर याद रख लेना आप लोग, याद करना वो ज़रूरी है। इतना हो गया, इसके बाद एटम्स की बारी आती है। एटॉमिक नंबर लाइन से तो वैसे मुझे 40 तक याद है, उसके बाद मुझे भी नहीं याद है, और आई थिंक इतने से मेरा अभी तक काम चल जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ा उसके आगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल याद कर ले तो उससे भी हो जाएगा। तो देखो मैं क्या याद की हूँ, पहले तो ये तो हाइड्रोजन हीलियम, इतना याद रखना प्लीज़, इतना याद कर लेना, वरना फिर वही रोना रहेगा कि हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, पढ़ाई नहीं हुआ है, इस तरह से। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम लिखना है पहले, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके बाद देखो मैं कैसे याद करूँ, ना मग ल सिप्स, सिप्स क्लार, क्लार में CLAR की कार, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नाम अगला सिप्स क्लार की कार, ठीक। अपने लैंग्वेज में भी आ जा रहा है भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद 21 आएगा टी व कर्मन फे को नी कुजन, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका गागे ऐसे बर कर रब सराय जर, ठीक है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, ठीक है। 40 तक तो इजली याद हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये तो एटॉमिक नंबर और ये उसका एटॉमिक सिंबल याद रखना बेहद ज़रूरी है। रट लो, जो करना है कर लो, पर याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद एक आ जाएगा अब आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है, पीरियोडिक टेबल के लिए भी बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल याद करना,
पीरियोडिक टेबल में इतना पता है ना कि जो इस तरह से आता है, मतलब अच्छा पहले बना लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टार्ट करती है हाइड्रोजन से, एक से लास्ट में चला जाएगा हीलियम, ठीक है। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम फिर बेरिलियम, उसके बाद आएगा आपका बोरॉन जो कि यहाँ कहीं आता है, यार छोड़ो उधर नहीं समझ पाएंगे। अब देखो हलीना रकस फर, देखो इसके लिए ना एक निमोनिक्स भी है, हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। हेलिना तीनों मिला के हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। पर ये निमोनिक्स याद करने में मुझे कंफ्यूजन होता है कि अगर लिखा हुआ है हेलिना के रूबी सर्कस से फरार, जैसे ये CS है ना सर्कस, ठीक। मैं यहाँ पे जाऊँ पहले, अब नहीं कंफ्यूज होती, पहले हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता CR लिखे कि CS लिखे, क्योंकि ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, याद नहीं रहता। इस वजह से मैं वो वाला भूल गई, इसी को खुद से ही याद कर ली। हेलिना क्रपकस पर ऐसे मेरे को याद है, इसमें कन्फ्यूजन होता था मुझे। अब देखो फिर ये बे मग का सर बे रे, ठीक है। इसका भी निमोनिक्स है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इतना हो गया। फिर वही तुम मेरा वाला है बेमग का सर मेरे, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ये जो है फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम वाला सेकेंड ग्रुप, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स। और इधर से ये जो लाइन जाता है ऐसे ना हॉरिजॉन्टल, इसको पीरियड कहते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड है रुको पीरियड बाद में बताएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये S ब्लॉक होते हैं, इतना ये भी अगर यहाँ लिख रहा है तो ये भी ध्यान रख लो, S ब्लॉक होता है ये। फर्स्ट सेकंड वाले को S ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद आता है D ब्लॉक। D ब्लॉक में आ जाएगा आपका यहाँ से आएगा सक, मन फे को नी को जन, ठीक है। इसके बाद गा, छोड़ो। तो एक ऊपर में आया बाल गंगाधर, देखो P ब्लॉक का लिख लिया हम यहाँ पे। P ब्लॉक जो होता है वो 13th 18th ग्रुप होता है, ठीक है। अब D ब्लॉक को कंप्लीट करना चाहेंगे ना, तो देखो इसका क्या है, स्काई लैक, ठीक है, स्काई लैक। इसका होता है टीजर हफ रफ, वो नवाब था, इधर एलिमेंट्स मिले हैं पर उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्मा मैंने जैसे याद रखा है ना कि उस तरह से बता रही हूँ, ठीक। आपको अगर कुछ और याद है तो फिर ठीक है, कैसे भी करके बस ये पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखना है। तो कर्मा, फिर उसके बाद मन तक रे, उसके बाद फेरू ओस, ठीक है, को रहीर, फिर नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कॉपर के लिए कॉपर आग सोना, यस, कॉपर आग सोना। जेडेन के लिए आता है आपका, जेडेन के पास जिंक मरकरी कैडमियम,
या कैंडल, हाँ देखो या कैंडल और ये मरकरी, या ऊपर नीचे होता है। हाँ ठीक है, जिंक होता है, फिर कैडमियम, फिर ऐसे। इसके लिए कोई याद नहीं है मुझे इसका, या तो खुद से ही बना लो, जहाँ कैंडल होगा, जहाँ कैंडल होगा, जो कहना है कह लो, ठीक है। ये क्योंकि ये कैंडल नहीं होता, कैडमियम होता है। अब देखो यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड, ये ग्रुप हमारा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। फिर ये 13th ग्रुप हो गया, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक। उसके बाद बोरोन के बाद कौन सा एटम आता है, तो पता ना, बोरोन के बाद कार्बन आता है। 5 हाँ 6, कैसी गीत सुनाओ प्यारे बच्चों, ठीक है। कार्बन के बाद फिर साथ में नाइट्रोजन आता है, नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद ऑक्सीजन O C T O। ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा 8 9 पे फ्लोरीन, ठीक है। या तो इसे नीचे कर लो या ऊपर कर लो फ्लोरीन। फिर कल बारात, देखो मुझे याद था, फिर कल बारात आई एट पटना। एक स्टूडेंट ने बताया फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी उसने बताया, ठीक है, ये भी सही है, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बारात आई एट पटना। देखो हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, यहाँ तक ये हमारा एस ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा डी ब्लॉक है। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक है। 13th हो गया, ये 14th ग्रुप है, 15th, 16th, 17th एंड दैट लास्ट वन इज 18th, ठीक है। उसके बाद अब देखो इफ ब्लॉक याद करने की भी ज़रूरत है। इफ ब्लॉक के लिए, इफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो एल लैंथेनम लिखा हुआ है ना, लैंथेनम, फिर ये एक्टिनियम, इसके जस्ट बाद में ही तो आप पीरियोडिक टेबल जब देखे होंगे ना, तो यहाँ नीचे 2 लिखे होते हैं, 2 सीरीज और होते हैं, जिसको कहते हैं, पहले वाले को लैंथेनाइड सीरीज, उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज में यदि लिखना चाहें तो क्या होगा, उसका नाम लैंथेनाइड सीरीज। सिर पर नरेंद्र पीएम श्रीमान यूं बोले, गुड टैबलेट दिए हो, अरे तुम ये भी लूटो। ल्यूटेटियम लास्ट में अब देख लेते हैं। 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज इसका नाम क्यों पड़ा, एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि एक्टिनियम जो मेटल है इसके जस्ट बाद में आता है। फिर से खत्म।
एट सीरीज में क्या होता? AC है। था प्यार से, थोड़ी होता ना पेज, था प्यार से उसने पुकारा, एक मिनट, NP आता है। था उसने प्यार से, था प्यार से उसने पुकारा, और क्या था? था प्यार से उसने पुकारा, अम्मा, अम्मा कम बैक, फिर मैं कभी ऐसे ना लड़ूंगी, ऐसे करके कुछ था। मुझे ये एक्टिनाइड वाला याद नहीं है। कॉफी लो, ठीक ठीक, CF कॉफी। ये ना एक्टिनाइड सीरीज वाला आप लोग देखें, ठीक है। इसके आगे का मुझे इधर उधर याद आ रहा। आई थिंक मोहम्मद, अगर 14 हो गया तो इसका मतलब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस। बिल्कुल सही है। देखो इसका न्यूमेरिक्स याद नहीं आ रहा था कैसे कैसे है। देखो, था प्यार से उसने पुकारा, अम्मा कम बैक, कॉफी लो, ऐसे ऐसे फिर मैं कभी नहीं लड़ूंगी, ऐसे ही करके कुछ था, ठीक है। निमोनिक्स मुझे याद नहीं, एटम का नाम मैंने लिख दिया, ठीक। देखो हो गया, ये इसको कहते हैं F ब्लॉक, ओके। ये हो गया हमारा F ब्लॉक, ये हो गया SPDF। तो ये एटम जरूर से याद रखना, इसका एटॉमिक नंबर पहले भी बता दी, वो याद रखना। नेक्स्ट अब अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में और क्या आएगा। इतना हो गया, अब क्या इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा एटम में ही ना, और एक देखो आइसोटॉप्स होते हैं, उसके कुछ और भी टर्म्स है, उसे देख लो। आइसोटॉप्स क्या होता है? एटम, मतलब कोई भी एटम है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन जो मास है ना वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, कार्बन मान लो, एक तो 12 वाला और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, लेकिन मास इसका डिफरेंट होता है, ठीक। एक आइसोटॉप्स, फिर आइसोटॉप हो गया, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताने से पहले ना आइसो बार बता देती। आइसो बार क्या होता है? आइसो बार में होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास इसका सेम होगा। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन होता है, तो पता ही आप क्या क्यों, बार भार, मास भार, बार भार, ठीक है। आइसो सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, यहाँ पे भी आइसो का मतलब सेम है। आइसो बार में भार सेम होगा और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। अरे कैसे भी करके बस याद ही रखना है ना, तो इधर से ना उधर से तोड़ मोड़ के याद कर लो,
करना क्या है, खुद को याद होना चाहिए बस। अब देखो एग्जाम्पल देख लो इसका क्या हो जाएगा। हाँ जैसे ये ले लो, अगर कार्बन, ये वाला कार्बन लेते हैं तो मास इसका 14 है। अगर नाइट्रोजन लेंगे एटॉमिक नंबर 7 लेकिन मास 14, तो एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट है, एक का 6 है एक का 7 है, लेकिन मास सेम है 14। आइसोबार हो गया, आइसोटॉप्स हो गया, और एक और होता है जिसमें ना न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बाकी कोई सेम, शायद उसको आइसोटोन्स कहते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन में क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास डिफरेंट, तो सेम क्या रहेगा, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम। एग्जाम्पल, जो भी करूँगी मुझे नहीं याद आ रहा एग्जाम्पल। अच्छा, फास्फोरस और सल्फर देखो, फास्फोरस 31, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फर का देखो तो 16 होता है और 32 इसका होता है एटॉमिक वेट। इन दोनों में से अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, न्यूट्रॉन मास माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ठीक, मास कितना 31 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा, एटॉमिक नंबर 15 है, माइनस कर दे 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 30 2 16। फिर इसका देखें तो मास माइनस प्रोटॉन कितना आएगा, 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, मास 31 32 है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर 15 16 है, ये भी डिफरेंट है। हो गया ये 3। आइसोटोप जान गए, आइसोबार जान गए, आइसोटोन जान गए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जान लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का समझ में आ रहा होगा इसके नाम से ही, आइसो का मतलब हो गया सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो सेम होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, क्या बोल रही हूँ मैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हो जाएगा नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो 10 होगा। ठीक है, अगर इन्हें पॉजिटिव ले लें हम, इन्हें अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है क्या, सोडियम का जैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, अगर इस पे एक पॉजिटिव लग गया ना तो इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया है, मतलब दे दिया है, खुद के ऑर्बिटल से बाहर निकाल दिया है, तो एक माइनस कर देंगे, तो 11 में से एक माइनस किया, पॉजिटिव आया मतलब उसने दिया है, दिया तो माइनस ही करेंगे ना, तो 10, इन्हें पॉजिटिव ले लेंगे 10, फिर वैसे फिर मैग्नीशियम ले लेंगे और उसका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी 10, मतलब कहने का क्या था कि 11 होता है पॉजिटिव है तो 10, इसका मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 निकल गया, 2 पॉजिटिव है तो 10। इलेक्ट्रॉन का अब देखेंगे ना तो इन तीनों में 10 10 ही आ रहा। ठीक, तो इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक, अब इसके बाद अच्छा इसके बाद ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है मुझे, फिर उसमें क्वांटम नंबर, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखना, याद करने के लिए आपके पास क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल कैसे भी करके रट जाना। ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी, मतलब अच्छा पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स थे ना, जितने एलिमेंट थे उन सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो 40 तक याद रखो बहुत है। ठीक, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे ना तो उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके पहले इतना सब जानना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।